हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो कि दोस्तों आज का नया टॉपिक होगा, हमारा चैप्टर 4 होगा दोस्तों। जो चैप्टर 4 का नाम है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। दोस्तों हम इसमें वैद्युत धारिता पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तो आप लोगों में से जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे उनको हर वीडियो मिल सके और हर वीडियो का लाभ ले सके। दोस्तों तो आपको इसमें पहला हेडिंग मान लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से ले लेते हैं। जैसे कि जानना होगा बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इससे पहले आपको ये चीज जानना है और इसमें बता दें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। दोस्तों इसमें तो आपको वैद्युत धारिता पढ़ना है, संधारित्र पढ़ना है, समांतर प्लेटों के बीच की धारिता पढ़ना है, फिर डेरिवेशन और इत्यादि पढ़ना है। दोस्तों आपको सबसे पहले जान लेते हैं इसमें आपको बद्ध मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की इंग्लिश होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे, चलिए दोस्तों देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसकी इंग्लिश होता है दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। दोस्तों आपको अगर कोई डिफिनेशन पूछता है तो दोस्तों हमने एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन और मूल आवेश, इसका एक हमने पहले चैप्टर में एक वीडियो बना दिया है। तो आप लोगों में जो विद्यार्थी ना देखे हो जाके वहां देख लेंगे, अच्छा रहेगा। फिर भी यहाँ पे हम क्लियर करवाते हैं आपको। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मतलब दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दूर की कक्षाओं में घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ से बात की जाती है कौन कौन से होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप आइए, देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रॉन। जैसे यही कोई आपको ले लेते हैं, सेंटर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पे कई कक्षक लिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी दूर की कक्षाओं में यही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन जो दूर की कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, यही जो दूर कक्षा में चक्कर लगा, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यहाँ से इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके नाभिक है, नाभिक से इनका जो आकर्षण बल होता है बहुत कम होता है, क्योंकि दूर की कक्षाओं में, जबकि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा इनसे बहुत दृढ़ता पूर्वक बधा होता है। इसका मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन मतलब आकर्षण बल कम, इसका मतलब बाहर नहीं गिर जाएंगे, तो मतलब घूमते हुए बाहर नहीं चले जाएंगे, उससे आकर्षण होता है, उसी पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से बद्ध इलेक्ट्रॉन, इसकी इंग्लिश होती है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपको क्या बताना होगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब यही डिफिनेशन सेम रहेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के समीप स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो समीप वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यही सब इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कह देंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो समीप की कक्षा में चक्कर लगाते हैं और नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बधे रहते हैं, मतलब उनपे आकर्षण बल ज्यादा रहता है, इनको बहुत तेज से खींचे रहता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दृढ़ता पूर्वक ज्यादा फोर्स लग रहा है इसके अंदर जाके गिर जाएंगे, गिरेगा दोस्तों नहीं, उसी के चारों तरफ क्या लगाता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इससे पहले आपको हम बता देते हैं चालक और अचालक क्या होता है, फिर आपको परावैद्युत की तरफ लेके चलते हैं। आपको एक बार चालक अचालक बताया गया है, फिर भी उसके बाद हम दोस्तों आपको क्लियर करवाते हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है चालक क्या है, चालक, चालक कंडक्टर। दोस्तों चालक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। या फिर दूसरी डिफिनेशन आप बता सकते हो दोस्तों, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत का जो चालक होता है सबसे अधिक आपको चांदी होता है दोस्तों, एजी चांदी है। और आप सभी धातुएं ले सकते हो, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, कुछ भी ले सकते हो दोस्तों। जो कि सबसे अधिक चालक में आपको चांदी दिया था, एजी, और सभी धातुएं। इसके बाद आपको पढ़ना होगा नॉन कंडक्टर अचालक, नॉन कंडक्टर, इसका दोस्तों कह सकते हो अचालक या फिर विद्युत रोधी। दोस्तों दोनों बात एक ही होगा। नॉन कंडक्टर क्या होता है,
ऐसे पदार्थ जिनसे धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, लगभग नगण्य बराबर होती है, उसे हम अचालक, जैसे आपको हो जाएगा कागज, कह सकते हो दोस्तों। आपको क्या लेते हैं यहाँ पे, कागज, मोम, रबर इत्यादि दोस्तों यही रहेगा। दोस्तों यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो अब बताते हैं, जो को आपको टॉपिक में आएगा दोस्तों, दिया है कि परावैद्युत क्या होता है। तो आपको यहाँ से जान दोस्तों, आपका अगला हेडिंग है परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है दोस्तों। तो आपको सिंपल बात है, इससे पहले वीडियो में आपको जो बताया गया पहले चैप्टर में, वहां पे ये सब बताया गया था, फिर भी चलिए आपको यहाँ जनरल चीजें तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों आपको परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, मतलब परावैद्युत पदार्थ होता है एक अचालक पदार्थ है। मतलब जो परावैद्युत पदार्थ होता है कौन सा पदार्थ, अचालक पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है परंतु वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब कि उसका प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। जैसे अगर एग्जाम्पल आपको लेना होगा, जैसे में दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोम आपका हो जाएगा, मोम, कागज, कागज, रबर, कांच दोस्तों इत्यादि ETC। आपको डिफिनेशन होगा, मतलब इसमें से दोस्तों आपको जलाया जाएगा, धारा का प्रवाह मोम से नहीं होता है, लेकिन जब जलाओगे तो उसमें से उष्मा का प्रभाव उत्पन्न होता है, मतलब वैद्युत प्रभाव, मतलब उष्मा का प्रभाव उत्पन्न होता है। और पूछा जाए परावैद्युत पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, अगला हेडिंग होगा दोस्तों आपका परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। परावैद्युत पदार्थ के प्रकार दोस्तों, इसके इंग्लिश हो जाएगा टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है दोस्तों। इसकी डिफिनीशन में आप राइट करेंगे, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से नंबर 1 पॉइंट पहला आपका बनेगा ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत दोस्तों। नंबर दूसरा आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हो जाएगा अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय परावैद्युत दोस्तों। चलिए आपको दो प्रकार हो जाएगा, नंबर 1 ध्रुवीय, नंबर 2 अध्रुवीय। इसकी इंग्लिश हो जाएगी पोलर, पोलर डाई इलेक्ट्रिक, दूसरी हो जाएगा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक दोस्तों। अब इसके बारे में हम एक एक का अध्ययन बारी बारी से करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए उम्मीद करते स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों इसकी डिफिनीशन हम राइट कर देते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। मतलब देखिए इसमें आपको क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको यहाँ से जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है, मतलब ऐसा परावैद्युत पदार्थ है जिनमें धनावेश तथा ऋणावेश, धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एक बार राइट करते दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऐसा परावैद्युत पदार्थ है, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा परावैद्युत पदार्थ है जिनमें धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। संपाती का मतलब दोस्तों एक ही बिंदु पर दोनों केंद्र नहीं रहेगा, धनावेश दोनों का सेंटर जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग रहेगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में HCl, H2O है ना, और भी आपको हो जाएगा CO, ETC दोस्तों, आदि भी आपके एग्जाम्पल है। अब यहाँ से अगर जैसे आपको बताया जाए संपाती नहीं होते, मतलब कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें दो आपको, एक धनावेश रहेगा, एक ऋणावेश रहेगा, लेकिन दोनों का केंद्र संपाती नहीं रहेगा, ना तो धनावेश का और तो ना ही ऋणावेश का। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं आपको, यहाँ जैसे अगर HCl की हम बात करते हैं, तो चलिए आप लोग HCl की बात करते हैं, तो आपको यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा।
चलिए ये गोला मान लेते हैं, Cl का एक माइनस होता है, Cl का हो जाता है, और ये आपको ले लेते हैं H का हो जाता है। Cl का सेंटर दोस्तों यहाँ पर होता है और यहाँ पे माइनस आवेश होगा, और आपको जो हाइड्रोजन होता है इस पे प्लस होता है, H प्लस, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। अब देखिए यहाँ का दोनों का सेंटर क्या एक ही हुआ, मतलब ये धनावेश था, ये धनावेश का और ऋणावेश का दोनों का सेंटर का एक ही बिंदु पर है नहीं, नते आपको यही जो पदार्थ होंगे यही HCl क्या कहलाता है, ध्रुवीय परावैद्युत। दूसरा अगर एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं यहाँ से, दूसरा जैसे बताया गया था H2O, तो H2O में दोस्तों हम क्लियर करवा देते हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन का गोला थोड़ा से बड़ा हो, क्योंकि बड़ा आकार इसका होता है, परमाणु संख्या ज्यादा ही नाते से, और एक हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर O होता है डबल माइनस, तो क्लियर आपको होगा इस पे, है ना, इसका जो सेंटर होगा इस पे मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन होगा, इस पे एक H प्लस होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन H प्लस होता है, इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसके भी सेंटर यहाँ पर पॉजिटिव। अब दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों को हम मिला देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों को हम यहाँ से ऐसे मिला दिया गया, यहाँ से देखिए इसके दोनों को सेंटर को हम मिला देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई देता है, जैसे कि आप लोग पीछे पढ़े होंगे, एक ऋणावेश एक धनावेश, दोनों को आपस में मिलाने पर भी जब अति लघु दूरी पर स्थित होते हैं, जो उनसे निकाय या युग्म बनता है, आपने पीछे क्या पढ़ा था, वैद्युत ध्रुव आपने पढ़ा था, यहाँ से एक ही चीज का निर्माण कर देते हैं, वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसकी दिशा आप लोग पढ़े थे ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ से आप कह सकते हो ये एक वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं, यहाँ पर आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए कह सकते हो आप लोग, यहाँ पे परिणामी या अस्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर दोस्तों जब निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बनेगा ही, तो आपको यहाँ से सिंपल सी बात है, जिसकी दिशा अगर आपको लेना होगा दोस्तों, यहाँ पे ऋण आवेश से किसकी ओर बन जाएगी, धनावेश से, वेक्टर पी। यहाँ भी दोस्तों दिशा बनेगा ऋण आवेश से धनावेश की ओर, वेक्टर पी आपको हो जाएगा, दोनों इस तरीके से क्लियर होगा। तो आप लोग दोस्तों नोट पॉइंट में जो कि आप क्या राइट करेंगे, नोट में राइट करेंगे दोस्तों, द्विध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं, यहाँ पर दोस्तों एक अणु लिया गया, प्रत्येक अणु लिया गया कि नहीं, अणुओं में वैद्युत है, मतलब अणुओं में परिणामी या फिर अस्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा हम यहाँ पे कहिए राइट कर देते हैं। देखिए इसी के नीचे दोस्तों आप नोट पॉइंट में क्या बनाएंगे, हमको कैसे पता लगा, हमने यहाँ पर जब इसके स्ट्रक्चर आप इसका इसी तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर में। अब यहाँ से नोट पॉइंट में आप क्या बनाओ दोस्तों, ध्रुवीय परावैद्युत है, ध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं में परिणामी या अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मतलब ध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं में, मतलब यहाँ पदार्थ हो सकता है कि अणुओं में परिणामी या स्थायी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर परिणामी का मतलब दोस्तों एक चीज यहाँ पर थोड़ा से क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर दो दिशाएं बनी है, यहाँ पे इसका दिशा जो बन जाएगा वेक्टर पी नेट, यहाँ पर आपको जाएगा परिणामी यही है कि दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पे परिणामी यही बनेगा, और अस्थायी का मतलब अस्थायी बना ही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो क्लियर है तो चलिए हम आगे की तरफ लेके आपको चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा जो आपको ध्रुवीय में है, इसमें परा जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण किस स्थिति में होगा, मतलब यही जब हम ध्रुवीय पदार्थ को जब वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे, वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, तब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब एक बार वाह्य वैद्युत क्षेत्र में न रखा जाएगा तब क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले दोस्तों हम आगे की तरफ लेके चलते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। चलिए दोस्त इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा हेडिंग क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है। यहाँ पे दोस्तों केंद्र संपाती होता है,
ध्रुवीय में केंद्र संपाती नहीं होता है, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज राइट कर लीजिएगा, ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं, पिछले वाले में भी आप लोग यहाँ पे अणुओं बना लीजिएगा, जिनके अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है, अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात दोस्तों करते हैं, ले लेते हैं N2O2 H2 CO2 ETC। दोस्तों आपको ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है, कैसे केंद्र संपाती है, तब उसके लिए दोस्तों चलिए आया था। जैसे देखिए आपको N2 का लेना होगा, तो N2 आपको 2 है, इसका सेंटर बनाएंगे आप यहाँ पर, चाहे O2 या कुछ भी ले सकते हो दोस्तों यहाँ पर। चलिए देखिए पहले, चलिए H2 का पहले दोस्तों अच्छा रहेगा। H2 के लिए देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, अगर H2 का आपको बनाना होगा, यहाँ पर H पे एक प्लस होता है यही, ठीक है, एक प्लस आपने बनाया है, दूसरा भी H आपको यहीं पर रहेगा, तो दूसरा एक H यहाँ पर है, दूसरा भी वाला H यहाँ पर होगा, तो दोनों का सेंटर आपको क्या बन जाएगा, सेंटर दोनों का एक ही होगा। H2 2 बार लिया गया है, दोनों गोला एक ही बने, उतने का सेंटर आपको यही हो जाएगा प्लस वाला। और अगर यहाँ से ले लेते हैं O2 का, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो आपको O2 का यहाँ पे सेंटर लेना होगा, तो देखिए क्या बना देते हैं, जैसे यहाँ पे O पे माइनस होता है, इसका भी सेंटर आपको यही बनेगा, यहाँ पे ऋणावेश सेंटर बनेगा। जैसे जो यहाँ पर सेंटर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, OH2 है, दोनों H 2 बार लिखेंगे, दोनों का इक्का बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे HCl एक धनावेश ऋणावेश था, धनावेश यहाँ पूरा पूरा 2 बार धन तो इक्का बार रहेगा, यहाँ 2 बार ऋण थे, तो एक ही बार है। अब जैसे यहाँ पे आपको बनाने के लिए कहा दिया था CO2 का, तो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग रसायन में पढ़े होंगे, जैसे C की संयोजकता होती है, वैलेंसी कितना होती है 4, O की वैलेंसी होती है 2, यहाँ पे आप लोग इस तरीके से कर देंगे COOC, यहाँ से इस तरीके से वैलेंसी पूरा हो गया। देखिए इसके बीच में आपको संपाती यहाँ पर दोस्तों है, देखिए सेंटर C से दोनों तरफ गया है, लेकिन पहले वाले में नहीं होता, तो इस तरीके से आप दोस्तों नोट पॉइंट में क्या राइट कर देंगे, अध्रुवीय, यहाँ पर कर लीजिएगा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अणुओं में परिणामी या अस्थायी वैद्युत ध्रुवागुण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, जैसे आप वैद्युत ध्रुवागुण का फार्मूला जानते हो, P = 2QL, यहाँ पर तो कोई आवेश है तो ठीक है, लेकिन जो हमने पिछला बनाया था, यहाँ पे इतने दूरी पर था, यहाँ पे ऋण, यहाँ पर धन, कोई दूरी बनती थी इन दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पे H2 तो H आपका एक ही धनावेश, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे कोई है कुछ नहीं, मतलब L का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2QL का मान 0 बराबर कितना हो जाता है, तो 0। इस तरीके से आप कह सकते हो वैद्युत ध्रुवागुण नहीं होता है। दोस्तों इतना आपको क्लियर, तो चलिए आगे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताते हैं। दोस्तों चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले, बेसिक जानकारी के लिए होगा, ध्यान दीजिएगा। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत ध्रुवागुण, देखिए यहाँ पे पूरी हेडिंग होगा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत ध्रुवागुण, आगे बना लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे 2 केसेज होगा, जब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति हो, जब वाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति होगा, एक बार जब वाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति होगा, तो पहले दोस्तों हम अनुपस्थिति में लेते हैं, फिर इसके उपस्थिति में दिखाते हैं। तो अब दोस्तों मान लेते हैं कोई यही परावैद्युत पदार्थ है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यही कोई आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत पदार्थ ले लेते हैं, यही है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसमें इसके अणुओं में कुछ गति उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसे इसके कुछ अणु आपको ले लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा से, यही हम मान लेते हैं। देखिए ऊट पटांग गति करवाते, देखिए यहाँ पर अनुपस्थिति में बोला है, हो सकता है कुछ इस तरीके से गति करते हो सकता है कुछ इधर से गति कर रहे हो, और हो सकता है यहाँ से कुछ इस तरीके से कंपन में हो, और यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसे कंपन करते हो, और यहाँ पर ऐसे मान लेते कुछ, मतलब है गति आपस में उधर कर रहे हैं, और यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये भी ले लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं यही है। चलिए दोस्तों यही ठीक है, क्लियर हो गया इतना, है ना दोस्तों, यही आप बना लीजिए इस तरीके से। मतलब यहाँ पर है जो ये परावैद्युत पदार्थ है, इसके एक अणु लिया गया, जैसे HCl हमने लिया था, HCl आपको पूरा इतना है, उसमें एक H का कुछ अणु होंगे, कुछ Cl का, इसी तरीके से आपस में गति कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मान लेते ऋणावेश होंगे, यहाँ पर धनावेश, यहाँ धन यहाँ ऋण, यहाँ धन यहाँ ऋण, हो सकता है यहाँ ऋण हो यहाँ धन हो, यहाँ धन यहाँ ऋण, यहाँ ऋण यहाँ धन, यहाँ ऋण यहाँ धन, ऐसे आप उल्टी सीधी गति में कर रहे हैं ना, प्लस माइनस देखिए इधर घूम रहा है।
यहाँ पर एक चीज क्या होगा, ये आपको हो जाएगा दोस्तों अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक चीज दोस्तों है। और यहाँ पे इधर उधर जो गति हो रही तिरछा उर्छा इधर है, यहाँ पर हो रहा है दोस्तों तापीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण इधर उधर दोस्तों कंपन कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे अब पूछा जाए, यहाँ पर जो नेट है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होगा, नेट का मतलब दोस्तों परिणामी, तो दोस्तों आपका सीधा से आंसर आएगा वेक्टर पी। इसलिए वेक्टर पी नेट है, नेट का मतलब परिणामी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोस्तों इसकी गति अलग अलग है। तो जो नेट आपको वैद्युत ध्रुवाघूर्ण होगा इस कंडीशन में, वो आपको क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दोस्तों, जो आपको इसके बाद सेकंड केसेस की तरफ हम लेके चलते हैं। दूसरा यहाँ से केसेस क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा केस आपको ले लेते हैं, वह है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आगे वैद्युत ध्रुवाघूर्ण है ना। इस कंडीशन दोस्तों आपको क्या बनेगा, चलिए देखिए यही मान लेते हैं। जब वाय विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लिया जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम कुछ प्लेटें मान लेते हैं। एक धना प्लेट मान लेते हैं, धनावेशित प्लेटें हैं, और दूसरी प्लेट मान लेते हैं। जो दूसरी वाली प्लेट है, इस प्लेट का नाम हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, ऋणावेशित। अब इसी के बीच में हमें परावैद्युत पदार्थ को लाके रख देते। देखिए दोस्तों, यही के बीच में हमने एक परावैद्युत पदार्थ को इस तरीके से रख दिया गया। अब इसके अंदर अणुओं की गति होगा किस तरीके से होगा दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। सबका आपको अणुओं में गति आपको जो बनेगा इस तरीके से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे अणु में गति ऐसे से बना देते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए अणुओं में जो धनावेश ऋणावेश होगा, यहाँ पर धन तो यहाँ ऋण होगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ सब धन ऋण, यहाँ पर ऐसे है ना। यहाँ पर ऋण, यहाँ धन, यहाँ माइनस, यहाँ धन, यहाँ माइनस। दोस्तों यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, सब अणुओं में एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ धन होगा। यहाँ पर ये आपको हो जाएगा इधर से है ना, निकल के कुछ आएगा यहाँ पर है ना। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ से आपको परिणामी में निकल के आएगा। ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर अणुओं में वैद्युत ऊर्जा, और आपको इधर उधर गत कर रहा है, क्योंकि एक ही दिशा में गत करता है। जैसे आपको वेक्टर ई की दिशा हम मानते हैं वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई की दिशा इधर है ना, वेक्टर ई की दिशा इधर है। और यहाँ पे जो सब अणु के लिए, एक एक अणु के लिए इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वेक्टर पी इधर ही होगा, इसके लिए भी इधर ही आपको वेक्टर पी निकल गया, सब अणु के लिए इधर ही आएगा। इस तरीके से जो आपका परिणामी मतलब वेक्टर पी की दिशा होगा नेट वेक्टर पी की भी दिशा किधर ही आएगा, उसी दिशा में आएगा। मतलब कैसे हमको पता है उसी दिशा में आएगा, मतलब ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की दिशा है ना, तो उसी दिशा में जाएगा। तो यहाँ से सीधा से मतलब निकलता है कि यहाँ जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है आपको यहाँ पे, सॉरी, जो आपको जब वाय वैद्युत क्षेत्र में हम वही परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं उपस्थिति में, तो आपको उसी दिशा में एक चीज और, यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिशा इधर है, तो परिणामी वैद्युत ध्रुवाघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, तथा यहाँ परिणामी वैद्युत ध्रुवाघूर्ण 0 ना हो करके कुछ मान निकल के इसका आएगा। यहाँ पर कोई भी मान निकल के आएगा, लेकिन 0 नहीं, पिछले वाले में 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ निकल के आएगा। चाहे जो निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट कर देते हैं, पी नेट इज इक्वल टू, इस कंडीशन में आपको डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ से आपको ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए हो गया। अगर यही बात हम कर देते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के लिए वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण दोस्तों, यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से 2 कंडीशन बनेगा। एक होगा वाय वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, दूसरा होगा उसकी अनुपस्थिति में। तो पहला वही कंडीशन ले लेते हैं, वाय वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति अनुपस्थिति दोस्तों यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, वाय वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है। जब वाय वैद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा दोस्तों, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बन जाता है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए उस कंडीशन में यहाँ पर आपको क्या बन जाता है। देखिए चलिए मान लेते हैं, देखिए कोई यही परावैद्युत पदार्थ हम लेते हैं। तो चलिए उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई हमने यही पदार्थ ले लिया है, इसमें आपको कोई भी आपको कण ले लेते हैं, सेंटर इसका ये हो जाता है धनावेश या ऋणावेश, है ना। तो इस समय आपको यहाँ पे सबका परिणामी सेंटर संपाती दिया गया है, मतलब एक ही केंद्र पे होगा, तो यहाँ से आपको कुछ मतलब नहीं निकलेगा ज्यादा। तो वेक्टर पी आपको जो नेट होगा वो यहाँ भी वो कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आएगा। यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन दोस्तों बन जाएगा, y है वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति लेंगे तो आपका सेम वही चीज बनेगा, यही वाला फिगर यहाँ पर बना देंगे दोस्तों। सेम फिगर आपको वही बनेगा, 2 प्लेटें ले लेते हैं, एक धनावेश प्लेट हो जाती है, दूसरी प्लेट जो हम दोस्तों लेते हैं वह आपकी प्लेट कैसी होती है, ऋणावेश। इसके बीच में हम कोई परावैद्युत पदार्थ ला के रख देते हैं। जब रखा जाएगा तो आपको यहाँ पे सेम कंडीशन वही बन जाएगा दोस्तों जो हमने यहाँ पर बनाया है, ऐसे आपको यहाँ पर बनेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ भी आपको परावैद्युत पदार्थ कुछ ऐसे बना लीजिएगा अच्छे से, यहाँ ऋण यहाँ धन, यहाँ ऋण यहाँ धन, यहाँ ऋण यहाँ धन, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोस्तों वेक्टर इधर होगा, और यहाँ पे जो वेक्टर सबका आएगा P1 सबके लिए आपके इधर ही होगा, और जो आपको वेक्टर P नेट निकल के आ जाएगा, वेक्टर P नेट की भी दिशा किधर आपको निकल के आएगा, इधर ही होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगा। और यहाँ पर जब सबकी दिशाएं कुछ मिल जा रही है उसी दिशा में, तो आपको वेक्टर P नेट डज नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो दोस्तों ये दोनों कथन समान निष्कर्ष क्या निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा, चाहे पदार्थ ध्रुवीय हो या फिर अध्रुवीय हो, उसमें अगर वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है तो वहां पर वैद्युत ध्रुवागुण मतलब परिणामी नेट वैद्युत ध्रुवागुण कितना निकल के आता है, 0 होगा। परंतु यदि आपका जो चाहे पदार्थ ध्रुवीय हो या फिर अध्रुवीय हो, परावैद्युत पदार्थ अगर वो किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उसका वैद्युत ध्रुवागुण 0 नहीं होगा, वैद्युत ध्रुवागुण प्रेरित उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहां से एक प्रेरित वैद्युत ध्रुवागुण होता है, मतलब कुछ उसका मान निकल के अगर आप राइट करना चाहते हो राइट करेंगे। अतः इससे स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत पदार्थ को वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या फिर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत ध्रुवागुण प्रेरित होता है, मतलब कोई मान निकल के आएगा, 0 नहीं होगा। दोस्तों अगला हेडिंग आपको आएगा परावैद्युत का ध्रुवण, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। फिर हम आगे की तरफ लेके चलते ध्रुवण की तरफ। दोस्तों आपका अगला हेडिंग है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम सिंपल सी डिफिनेशन, आज के बाद आपको भूलना नहीं पड़ेगा, ना तो किसी किताब में ऐसा लिखा मिलेगा। सिंपल से आप क्या बताओ दोस्तों, वाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं या फिर परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते दोस्तों, वाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। जैसे कि आप लोग राइट से ध्यान दीजिएगा, जैसे जब वाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने दोस्तों क्या बनाया था, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही वाह्य वैद्युत क्षेत्र लिया था, यहाँ पर धनावेश प्लेट में लिया था और यहाँ पर ऋणावेश प्लेट लिया गया था। यहाँ पे हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रखा था, इसके कुछ अणु आपको ऐसे ऐसे हमने बनाया था दोस्तों। यहाँ पर यही कुछ इसके अणु थे जो हमने ऐसे बना दिया था, ठीक है। तो जब हमने ऐसे अणु बनाया था तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बनाया था, इस धन प्लेट के कारण यहाँ पर क्या बन गया था, ऋण। इस धन के कारण यहाँ भी ऋण, इसकी प्लेट के कारण यहाँ ऋण, यहाँ पर ऋण, और इस ऋण प्लेट के कारण यहाँ क्या बन जाता था, धन। इस ऋण प्लेट के कारण यहाँ धन, इस प्लेट पर यहाँ पे धन, यहाँ भी धन बन जाएगा। वही बताया गया है वाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ
का एक सिरा मतलब परावैद्युत पदार्थ के अणुओं लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का एक सिरा धनावेशी तो दूसरा सिरा ऋणावेशी हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। याद रहेगा, क्लियर दोस्तों। इसी से रिलेटेड आपका एक हेडिंग और है, ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है दोस्तों। आप सिंपल सी बात बताओगे दोस्तों बताओगे वैद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर इसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न वैद्युत ध्रुवाघूर्ण को पोलराइजेशन वेक्टर मतलब आपको क्या होता है, ध्रुवण सदिश कहते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, इसे अगर पूछा जाए किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, आप बताओगे इसे वेक्टर पी से व्यक्त करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए यह है सदिश राशि या सदिश राशि है और इसके अगर फार्मूला आपको निकालना होगा दोस्तों, ध्रुवण सदिश वेक्टर P इज इक्वल टू, तो आप राइट करेंगे वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर वेक्टर P है दोस्तों बटे, यहाँ पर आपको प्रति एकांक आयतन बोला गया था, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन। यहाँ पर नीचे आयतन वैद्युत ध्रुवाघूर्ण का यहाँ पर अगर मात्रक पूछा जाएगा तब आप क्या बताओगे, इसको स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, आप स्मॉल p राइट कर दीजिएगा बटे v। इस तरीके से हो सकता है आपका। या फिर अगर ध्यान दीजिए, चलिए अगर आपको आगे बढ़ते इसके मात्रक की तरफ लेकर के दोस्तों, मात्रक वैद्युत ध्रुवाघूर्ण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पे कूलाम इंटू मीटर, यहाँ पर पढ़े होंगे ना P टू QL, यहाँ पर होता है कूलाम इंटू मीटर अपान इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, तो 1 मीटर से दोस्तों कट जाएगा, तो इस तरीके से मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों यही आपको आंसर है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे की जो वीडियो आ जाएगा दोस्तों उसमें बताया जाएगा भंजक विभवांतर, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है या फिर भंजन क्या होता है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको भंजन कोई बताता नहीं है, फिर वही बताया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।